नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मकदम करता है। आज हम बात करेंगे आँखों में होने वाली, इस मौसम में, बदलते मौसम में होने वाली उन बीमारियों के बारे में जिसमें तमाम तरह की दिक्कतें उन लोगों को हो जाती हैं कि जब मौसम बदलता है तो वो कौन कौन सी बीमारी हैं और उनका इलाज क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है। इस तमाम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ लखनऊ शहर के मशहूर व मारूफ आई सर्जन मौजूद हैं, जो कि इस वक्त लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी मुराद है डॉक्टर विशाल जायसवाल। उन्होंने MBBS कर रखा है KGMC से और MS कर रखा है। आप टॉप मोस्ट आई सर्जन में शुमार किया जाता है आपका। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और खदीजा TV में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस मौसम में ख़ास तौर से देखने को आया बहुत सारी दिक्कतें आंखों में आती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां जो इस बदलते मौसम में अक्सर करके हो जाती हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, इस मौसम में जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जो मुख्य रूप से जो आँख की प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं या कॉमनली प्रेजेंट होती हैं, उनमें से मेन जो है इन्फेक्शंस हैं, जो कि संक्रमण, जिनमें कि पलकों का संक्रमण यानी आँखों में सूजन या जो आँखों में दर्द एवं आँख उठाना जिसे बोलते हैं, आँख लाल हो जाना। इसके अतिरिक्त जो है आँख की एलर्जीज़, ये दो मुख्य बीमारियां हैं। इसके अलावा जो है आँखों का सूखापन यानी ड्राई आई सिंड्रोम, ये भी कुछ ऐसी बीमारियां जो कि इस समय इस सीज़न में बढ़ जाती हैं। तो ये तीन प्रमुख बीमारियां हैं जो कि इस बदलते हुए सीज़न में कॉमनली देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें तो अक्सर करके ये प्रॉब्लम कुछ एज वाइज भी होती है। यानी अगर हम उसको देखें, डिफ़ाइन करना चाहें कि कुछ एज फैक्टर होता है कि बचपन में ज़्यादा होती है या जवानी में ज़्यादा होती है या बुढ़ापे में ज़्यादा होती है, इस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं वो तो कॉमनली जो है किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकते हैं जी। बट जो मेनली एलर्जीज़ हैं वो मुख्य रूप से यंग एज में प्रेजेंट करती हैं, यानी अप टू 30 ईयर्स टू 35 ईयर्स जो है ये ज़्यादा कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन है। जबकि जो ड्राई आई सिंड्रोम है वो यूजुअली 50 साल के ऊपर की एज वाले लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये इनका बेसिकली एज डिस्ट्रीब्यूशन है इन बीमारियों का। ड्राई आइज़ का मतलब अगर हमारे दर्शक या नाजरीन जानना चाहें तो इससे क्या मतलब होता है? ड्राई आइज़ बेसिकली जो है आँखों की सतह की एक बीमारी है जिनमें जो आँखों में जो है सूखापन महसूस होता है। कभी कभार इसमें रिफ्लेक्स वाटरिंग यानी पानी भी आ सकता है, बट मुख्य रूप से जो इसमें मेन पैथोलॉजी जो होती है वो है आँखों में जो टीयर्स फॉर्मेशन होता है, यानी जो जो द्रव्य जो आंसू हमारी आँखों में बनते हैं, जो आँखों की सतह को नम रखते हैं, उनकी या तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है या जो है वो कम बनते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन इसका होता है वो 50 साल की ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। और चूँकि ये सीज़न ही से ड्राई सीज़न होता है, इसमें बहुत हवाएं चलती हैं और धूल गर्द वगैरह ज़्यादा होता है, तो ऐसे मौसम में ये एग्रेवेट हो जाता है। तो ये बेसिकली बढ़ जाता है। जी, बढ़ जाता है जी। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है उसको, तो उसको आम भाषा में या आम ज़बान में हम कैसे समझाएंगे? तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि उस बीमारी को क्या कहते हैं? जी, बेसिकली जो कंजक्टिवाइटिस कॉमनली कहा जाता है शब्द, वो बेसिकली आँखों का संक्रमण या आँखों की जो बाहरी झिल्ली होती है कंजक्टिवा, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसमें बेसिकली जो सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं आँख आ जाना या आँख उठाना जिसे बोलते हैं, उसी को ही कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो इसके जो प्रमुख प्रेजेंटेशन या लक्षण हैं वो ये हैं कि आँखों का लाल हो जाना अचानक से, आँखों में गड़न महसूस होना या आँखों से पानी आना तथा आँख से जो है कीचड़ आना। तो ये जो मुख्य इसके लक्षण होते हैं। तो और कभी कभी हल्का दर्द भी हो सकता है। तो मेन जो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, तो इसी के द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है। इससे इन्फेक्शन से क्या और ज़्यादा बीमारी या किसी और तरह की, जैसे क्या इससे रोशनी आँख की जा सकती है अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल ना किया जाए? जी, देखिए, ऐसा है कि कॉमनली तो नहीं जाती है क्योंकि ऊपरी सतह का इन्फेक्शन होता है और यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है।
बॉडी उसको क्योर कर लेती है। बट कभी कभी कुछ जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जी तो इनमें क्या है कि कंजंक्टिवा के साथ साथ कॉर्निया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हमारी काली पुतली है जी जी उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो यदि उसको समय रहते डायग्नोज नहीं किया गया तो वो बढ़ के जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यदि वो सेंट्रल जो एरिया देखने वाला हिस्से में यदि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उससे धुंधलापन भी हो सकता है, जो कि कॉर्नियल ओपेसिटी के माध्यम से होता है। मतलब बीमारी के हील होने पर कॉर्निया में सफ़ेदी आ सकती है। तो ऐसे में सही वक्त पे मतलब हर मरीज़ को जिनको भी आँख उठाती है उन्हें एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना चाहिए, अपना अक्सर परीक्षण ज़रूर करके कराना डॉक्टर साहब चाहिए। देखा गया है कि इन तमाम बीमारियों के, जी और ख़ास तौर से क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये एक पार्ट है जी बॉडी का, जी घर के जो नुस्खे इस्तेमाल करते हैं कि ये जी। दवा डाल लो वो दवा, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे जी हमारे दर्शकों को, नाज़रीन को? देखिए, हम लोग जो हैं एज डॉक्टर्स हम लोग यूजुअली नहीं रिकमेंड करेंगे कि यदि आपको कोई आँखों की परेशानी हो या इस तरह की, जैसे मैंने इन्फेक्शंस बताए, तो कॉमनली जो है घर में जैसे लोग बोलते हैं गुलाब जल का प्रयोग करें, या कॉमनली यही प्रयोग किया जाता है। या इसके अलावा कुछ अन्य भी जो है लोकल मेडिकेशंस यूज़ कर लेते हैं, आँखों में किसी चीज़ का रस डाल लेते हैं। जी तो इसको मैं स्ट्रिक्टली मैं प्रोहिबिट करूँगा, कहूँगा कि जो है, क्योंकि आँख में ऑलरेडी इन्फेक्शन है और आप जो चीज़ ऊपर से डाल रहे हैं उसकी भी स्टेरिलिटी का कोई प्रूफ नहीं रूल है। नहीं है। तो वो इन्फेक्शन को बढ़ा ही सकता है, घटा नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे में जो है घरेलू किसी नुस्खे को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसका क्योर केवल एंटीबायोटिक दवा है, तो वही आपको प्रयोग करना चाहिए। तो और वो भी ज़्यादातर केसेस में मैं एडवाइस यही करूँगा कि डॉक्टर की सलाह से करें। बगैर डॉक्टर की सलाह से कोई दवा जी इस्तेमाल ना करें। ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो है सामान्यतः देखा जाता है, हम लोग देखते हैं हम लोगों की प्रैक्टिस में कि व्यक्ति पर जो लोग हैं वो आमतौर से मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और वहाँ पे कोई जैसे सिंपल एप्ली कैप्स जैसे छोटे छोटे कैप्सूल टाइप के मिलते हैं, जी या वो कुछ ड्रॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर केसेस में तो रिलीफ हो जाता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, किसी किसी वायरल इन्फेक्शन या जिनमें कभी कॉर्निया यदि इन्वॉल्व है, तो ऐसे में कुछ दवाएं प्रतिबंधित हैं कि यदि कोई परेशानी है तो आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, और बेहतर होगा कि यदि डॉक्टर से संपर्क करके सही एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, वो बेहतर रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एलर्जीज़ के बारे में आप बात की जी, कौन कौन सी एलर्जी हैं और उसके लक्षण, यानी कैसे हम पहचाने कि एलर्जी हो गई है हमें? जी देखिए, एलर्जीज़ जो हैं वो एक नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है, जिनमें कि किसी किसी जो वातावरण के जो एलर्जेंस होते हैं, जी यानी जो एंटीजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट बॉडी जो है प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है जी उसके चलते बॉडी कुछ ऐसे रिएक्शंस करती है जिसके द्वारा जो है हमारी आँखों में कुछ सिम्टम्स जनरेट होते हैं, तो उन्हीं को एलर्जीज़ बोला जाता है। तो बेसिकली जो टेंडेंसीज़ हैं मुख्य रूप से उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें कि जैसे कि दमा एक एलर्जिक बीमारी है। जी तो यदि किसी को दमे की प्रॉब्लम है बचपन से, बच्चों में आपने देखा होगा अक्सर कि दमे की शिकायत रहती है, या किन्हीं बच्चों में ऐसा देखा गया कि बार बार जो है जुकाम खांसी होता है, या जैसे सांस फूलने की बीमारी, या जुकाम खांसी बार बार होना, या बार बार छींके आना। तो इस तरह की जो एलर्जीज़ देखी गई जिन लोगों में, उन्हीं लोगों में आँखों की समस्या भी देखने को मिलती है। जी या इसके अलावा सेपरेटली ऑक्यूलर एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, जिनमें केवल आँखों की ही एलर्जी होती है। तो इनमें जो मुख्य लक्षण आते हैं वो बेसिकली आँखों में जो है जलन होना, या आँखों में खुजली होना। जो इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है वो आँखों की खुजली होना। जी और इसके अलावा जो है आँखों में ऐसा लगता है कि गड़ रहा है कुछ, जैसे लगता है कि आँख में कुछ पड़ गया है। तो दिन भर आपकी आँख जैसे या तो लाल रहेंगी, या आँखों का कलर कुछ चेंज हो जाएगा, हल्का सा येलोइश टू रेडिश येलो टाइप का कलर हो जाता है आँखों का। और आँखों में जो है जलन और खुजली, ये जो मेन सिम्टम है। कभी कभी पानी भी आ सकता है। तो इनके द्वारा जो है बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूजुअली जो है कि उस अमुक व्यक्ति को जो है एलर्जी हो रही है आँखों की। तो इस पे जो है यूजुअली आमतौर से जो है उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जब ये प्रॉब्लम हो तो। डॉक्टर साहब, किसी नॉर्मल आदमी में जी सुबह को उठते हुए जी उसको डेली ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही कि वो बताता है कि आँख जो है वो भारी फील कर रही है और आंसू भी उससे आ रहे हैं, लेकिन रेडनेस नहीं है। उसको लग रहा है कि कुछ पड़ गया है आँख में, जी रेडनेस नहीं है। तो ये कौन सी बीमारी होगी
और इसका किस तरह से इसको पहचाने की ये एलर्जी है या कोई और बीमारी आपकी है? देखिए, ये जो पहचानने के लिए तो जो है क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे तो जो आपने अभी एक क्वेश्चन बताया, क्लिनिकल सिचुएशन बताई, जी। उस आधार पे तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है या एलर्जी भी हो सकती है। तो इसका तो डिसीजन जो है वो आफ्टर जो है हम ऑकुलर एग्जामिनेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है देख के इसकी जो है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं जिसे, तो या टॉर्च लाइट स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, तो वो करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है एक्चुअली पेशेंट को। तो उसके आधार पे ही फिर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है क्या है। अब एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आया जी कि डायबिटीज़, जी अगर किसी बंदे को है डायबिटीज़ है तो जी वो कितना रोल अदा करती इस इन्फेक्शन के साथ? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है और डायबिटिक भी है तो उसमें किस तरह से इस चीज़ों को जनरेट करेंगे और कैसे उसको बचाया जा सके? देखिए, डायबिटीज़ में बेसिकली क्या है कि यदि डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं होती है जी तो उसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता है वो कम हो जाती है। जी तो ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है उनमें बार बार इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन जो है आगे से ले पीछे तक हो सकता है, यानी पलकों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें जो है जैसे आपने बताया कंजंक्टिवाइटिस बार बार हो सकती है, या फिर इनमें केरेटाइटिस यानी जो कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन है वो भी कॉमन होता है। तो ऐसे में जो है बेसिकली जो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक्स, तो यदि उनको इस तरह कोई सिम्टम आते हैं जैसे आँख में लाली होना या आँख से पानी आना, आँख में गड़न होना या धुंधलापन, तो उन्हें जो है इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। और सबसे पहले तो जो इनको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि यदि इनमें प्रॉब्लम ये भी है कि इन्फेक्शंस बार बार होते हैं और उनकी हीलिंग भी ठीक से नहीं होती है। तो यदि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। आप कितनी भी एंटीबायोटिक डालें, आप कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट करें, लेकिन जो है वो फ़ायदा नहीं आएगा। तो इसलिए मेन चीज़ है कि इसमें डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप जो है बार बार इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और यदि इन्फेक्शन होता है तो इलाज का फ़ायदा हो, उसके लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, बच्चों पे अगर हम बच्चों के सेगमेंट में आए जी तो अक्सर करके बच्चे के पेरेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं, आप बच्चा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली होता प्रॉब्लम यह है कि फिर वो पता चलता है कि उसको वो कंप्लेन करता है कि मुझे दूर से धुंधला दिखाई दे रहा जी है। जी तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में आप अक्सर करके जी देखते होंगे, जी तो उसको कैसे देखा जाए और कैसे उन माँ बाप उन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े और कैसे इसकी रोकथाम करें? देखिए, बच्चों में बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, क्योंकि इस समय जो है आँखों का जो विज़न का डेवलपमेंट होता है। जी तो यूजुअली देखा गया जो ग्रोथ पीरियड होता है वो अप टू 8 इयर्स जो है बहुत ही क्रिटिकल माना गया है, क्योंकि इस समय जो है विजुअल पाथवेज जो है हमारे बन रहे होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आँखों से ब्रेन के बीच में जाती है। तो यदि किसी भी कारणवश यदि आँख में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो कन्वे होती है वो ब्रेन तक ठीक से नहीं जा पाती है। तो ये जो है एज जो मैंने आपको बताया 8 साल, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। इस समय इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सिम्टम्स पे आएँ जो बेसिकली आपने डिस्कस किया। जी तो अक्सर जो है वो माँ बाप हम लोगों के पास आते हैं, वो बताते हैं कि स्कूल से कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा जो है वो ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है। जैसे टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं, उसको ठीक से वो कॉपी नहीं कर सकता है, या उसकी बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर कभी कभार बच्चों में ऐसा देखा गया है कि सर दर्द होने लगता है या आंखों से पानी आना, या जैसे कभी वो रीडिंग कुछ करते हैं तो रीडिंग के समय राइटिंग के समय उनको सर दर्द होना। तो ये जो है मेन प्रेजेंटेशंस हैं जिनके द्वारा जो डायग्नोसिस जो मेनली है वो ये है बेसिकली इनके आँखों में चश्मे का नंबर होना। तो वो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो रिफ्रैक्टिव एरर के होने से ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो यदि बच्चों में ये जो कंप्लेंट्स मैंने आपको बताई यदि ये देखने को मिलती हैं, या बच्चों में जैसे कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि आंखों का तिरछापन, ये भी एक सिम्टम होता है रिफ्रैक्टिव एरर का, जी जो कि यदि हम उनको सही नंबर का चश्मा पहना दें तो आंखों का तिरछापन भी ठीक हो सकता है। चश्मे से वो जी तिरछापन ठीक हो सकता जी है? जी पार्टली ठीक हो सकता है, यदि कुछ कुछ ऐसा तिरछापन आंखों का देखा गया है जो कि केवल रिफ्रैक्टिव एरर के चलते होता है, जी तो वो तिरछापन भी आंखों का कंट्रोल किया जा सकता है यदि हम सही नंबर का चश्मा उस बच्चे को पहना दें। तो बच्चों के केस में मैं यही एडवाइस करूँगा, यदि बच्चा जो है आप उसको फॉलो करें। यदि ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखा के दवाओं से एवं जो है चश्मे से उसका इलाज करवाएं।
पार्ट में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा, जो आपने एलर्जीज़ की बात की, ड्राई आइज़ की बात की और कंजक्टिवाइटिस है, इसका एक सही इलाज जो है वो एक आई सर्जन कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसको वो अगर करे तो उससे कम से कम क्योर ना हो तो प्रिवेंट तो कर सकता है वो। जी, देखिए इसमें मैं अलग अलग बताना चाहूँगा। जैसे इन्फेक्शन है जी, तो इन्फेक्शन के लिए जो है कॉमनली जो होता है कारण उसका ये है तो कि गंदे पानी से या गंदी सतह से, जैसे मान लीजिए आप गंदे हाथों से आँखों को मल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, या आम तौर से क्या हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे गंदी सरफेस पे हाथ रख दिया या किसी से हाथ मिला लिया, तो यदि इन्फेक्शन किसी को है तो वो हाथों के द्वारा गंदे पानी से इस तरह से हमारी आँखों तक पहुँचता है। तो बचाव इनमें यही है कि ये ऐसे सीज़न में या किसी भी सीज़न में आप फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को साबुन से, एंटीसेप्टिक सोप से साफ़ करें और अपने कपड़े वगैरह जो हैं साफ़ रखें। और इन चीज़ों को यूजुअली अगर हो सके तो अवॉइड करें। यूजुअली सोशल सिनारियो में सब पॉसिबल नहीं है, बट यदि हो सके, यदि आप करते भी हैं तो भी आप घर आएँ तो अपना अच्छे से हर बार साबुन से अपना हाथ धोएं। आँखें, जैसे आपने बताया कि जो है ठंडे पानी, साफ़ पानी से आँखों को साफ़ कर लें, पानी से छींटे मारें, तो उससे ये भी होता है कि जो आँखों में गंदगी वगैरह जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। और साफ़ कपड़े से हमेशा अपनी आँखों को या फेस को पोंछने के लिए साफ़ तौलिए का इस्तेमाल करें। तो यदि आप ये प्रिकॉशंस रखते हैं तो यूजुअली इन्फेक्शंस कम होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरा मैंने बताया डायबिटीज़ वगैरह है, जिनको डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि एलर्जी के लिए, तो एलर्जी के लिए प्रिवेंट करना तो पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बाहर निकलता ही है और वातावरण में धूल, गर्द, पॉलन ग्रेन्स, ये सब चीज़ें हैं मौजूद जिनका एक्सपोजर होता है। तो उससे बचने के लिए तरीका यह है कि आप चाहें तो बाहर निकलें तो आप ये सन ग्लासेस का प्रयोग करें, और बाहर निकलना तो बंद नहीं कर सकते तो आप सन ग्लासेस का प्रयोग करें। और कभी भी घर वापस आएँ तो आप अपना जो है साफ़ पानी से अपनी आँखों को साफ़ कर लें। और एलर्जीज़ में देखा ये गया है कुछ, जैसे घरेलू नुस्खे में कुछ हम लोग बताते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका प्रयोग करने से इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि खाने में यदि आप शहद का प्रयोग करें 1 चम्मच सुबह और शाम, तो ये देखा गया है कि क्योंकि शहद जो होता है वो ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स, वो अलग अलग फूलों से ये पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा होते हैं उसमें, तो बहुत सारे एलर्जेंस उसमें होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, तो वो एक तरह का सोर्स ऑफ एंटीजन है शहद जो है। तो वो लेने से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि इन्फेक्शन या एलर्जीज़ को प्रिवेंट करती हैं। तो एक तो शहद का प्रयोग, और दूसरा आप कर सकते हैं कि देखा गया है कि आंवला जो आजकल मिलता है, आंवले का भी प्रयोग करने से कुछ बॉडी में इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ को प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है नींबू का प्रयोग, जैसे नींबू है वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो विटामिन सी का भी प्रयोग जो है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में किया जा सकता है। तो ये 2-3 जो कुछ मैंने बात आपको बताई, घरेलू जो घर हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं, इनका प्रयोग करने से जो जिनको प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, और जो अवॉइड करना चाहते हैं वो भी इसको यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी बात है जो ड्राई आइज़, तो ड्राई आइज़ चूँकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, क्योंकि आजकल जो हम लोगों का लाइफ बहुत बिजी है और इसमें जो है हम बाहर जाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं अवॉइड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एग्रेवेट करती हैं ड्राई आइज़ को। तो ऐसे में ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उनमें भी ड्राई आइज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ऐसे में ये हम लोग सजेस्ट करते हैं जैसे आप कंप्यूटर रूम में यूज़ करें। अगर अवॉइड कर सकते हो तो एसी का प्रयोग ना करें। यदि आप कर रहे हैं तो आप एक ग्लास में पानी या किसी कटोरी में पानी रखें अपनी डेस्क के सामने, जिससे क्या थोड़ा वातावरण मॉइस्ट बना रहता है उससे क्योंकि पानी इवेपोरेट होता है तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, उससे आँखों में ड्राइनेस कम होती है। इसके अलावा जो है जो ड्राई आइज़ में मेनली ट्रीटमेंट जो है वो आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट्स ड्रॉप्स होता है, तो उसका रेगुलर प्रयोग यदि करेंगे तो आँखों में दिक्कत कम होगी। ये बेसिकली 3 जो आपने पूछे वो इसका जवाब। बड़ी तफसील से बताएं डॉक्टर साहब। अब फिर हम बच्चों की सेगमेंट की तरफ ही आते हैं, क्योंकि इसका आपने पूरी तरीके से बहुत तफसील से बता दिया। बच्चों में ख़ासतौर से इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या बच्चों की इस प्रॉब्लम को हम उनकी डाइट के ज़रिए कुछ कम कर सकते हैं? वो डाइट क्या होगी? जी, देखिए जो आपने पूछा मुझसे कि
जो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव एरर या आँखों में जो है ये प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में, जी डाइट से पूर्ण रूप से तो हम नहीं उसको क्योर कर सकते, बट हाँ ये है कि चूँकि ये जो आँखों की डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी आँखों का विकास आँखों की ग्रोथ से संबंधित है, तो पूर्ण रूप से तो नहीं, पार्टली ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन यदि मिलेगा तो अच्छी ग्रोथ होगी। जी तो अच्छा खाना यानी संतुलित आहार और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग, उनमें मुख्य रूप से जो पीले फल होते हैं जैसे कि पपाया है, आम है, और यदि हो सके तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या वेजिटेबल्स में आप देखें तो कैरेट्स यानी गाजर, इसका जी प्रयोग ज़्यादा करने से थोड़ा सा आँखों में विटामिन ए का सोर्स हमें मिलता है, जिसमें देखा गया है कि आँखों की जो रेटिना है वो मजबूत होती है उससे। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग बच्चों में किया जा सकता है। यदि मान लीजिए बच्चे यूजुअली अवॉइड करते हैं कि मतलब हरी सब्जी नहीं खाएंगे जी इस तरह, तो उनमें ये कर सकते हैं आप कि उनको जैसे उसको डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं आप, जैसे पीस करके उसको आटे में मिला करके, जैसे पालक वगैरह है या कोई सब्जी का साग है, इस तरह की चीज़ों को आप मिला के दे सकते हैं, जिससे कि बॉडी में किसी तरह से वो न्यूट्रिएंट पहुँचें। और यदि ऐसे प्रयोग करेंगे चीज़ों को तो आँखों का विकास या आँखों का प्रॉब्लम से थोड़ा बचा जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर हम आज के इस दुनिया को देखें तो दौड़ भाग की दुनिया है, जी और हर इंसान के हाथ में या तो मोबाइल है या टैब है जी या कंप्यूटर है। जी तो ये सारी चीज़ें जो गैजेट यूज़ हो रहे हैं, जी इसमें से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जी तो वो आप उन यूज़र्स को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो अपनी आंखों को बचा के भी रखें और इस्तेमाल भी करें ये सारे गैजेट, जी जी। तो क्या मैसेज देंगे आप? देखिए ऐसा है, देखिए कुछ जैसे मैं कहूँगा कंप्यूटर का यूज़, जी तो ये तो बेसिकली पेशेंट जो पर्सन है उसकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, जी तो उसको हम पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ भी स्क्रीन्स का प्रयोग होता है, चाहे आप वो कंप्यूटर ले लें, चाहे आप उसमें मोबाइल ले लें या टैबलेट ले लें, तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जब व्यक्ति उसको लगातार देखता है स्क्रीन को, तो जो उसकी ब्लिंक रेट है, यानी आंखों का झपकने की दर, जी जो कि नॉर्मली हमारी आंख की जो झपकने की दर होती है लगभग 12 से 16 प्रति मिनट होती है, जो हमारी ब्रीदिंग रेट भी होती है जी उसी उतनी ही होती है, जबकि जब हम ब्लिंक रेट जो है वो कम हो जाती है जब हम स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ब्लिंक रेट कम हो जाती है तो इससे एक प्रकार का जो है आंखों में रोग होता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जी ये एक तरह का मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, जिसमें कि क्या होता है कि आँखों की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होती हैं और इससे आँखों में स्ट्रेन पड़ सकता है। दूसरी चीज़ मैंने ब्लिंक रेट कम होने की वजह से ड्राइनेस होती है, यदि किसी को ड्राइनेस पहले से है तो वो बढ़ सकती है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ जाती हैं, तो इसी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो इससे बेसिकली पूर्ण रूप से बचा तो नहीं जा सकता है, बट जहाँ पर अवॉइड हो सके, जैसे मोबाइल्स वगैरह का है, हम लोग जैसे आजकल ज़्यादातर बच्चे हैं और बड़े लोग हैं बहुत ज़्यादा गेम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो अवॉइड आप कर सकते हो तो वो करें। अन्यथा जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो तो अपनी जॉब प्रोफाइल के चलते मजबूर हैं, उन्हें तो करना ही है। तो ऐसे में ये जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा हो वहाँ पे आप एक गिलास पानी में भर के रखें, तो उससे एटमॉस्फेयर थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं एसी का, जैसे डायरेक्ट हवा ना आए आपके ऊपर, तो वो बेहतर रहेगा। और आँखों में जैसे कुछ मैंने बताया आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट्स हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, उनका प्रयोग करके इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करें बुज़ुर्गों के बारे में। बहुत ख़ास तौर से एक सब्जेक्ट होता है मोतियाबिंद, जी जी एक ट्रैक्ट कहते हैं, जी जी तो उसके बारे में बताएं, वो लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग या ज़रा सी भी कुछ परेशानी अगर उनकी विजन में आती है तो घर वाले या मोहल्ले वाले फ़ौरन कहते हैं कि तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, जी। तो उसकी ख़ास पहचान क्या है? देखिए मोतियाबिंद आँखों का जो लेंस होता है जी उसकी सफ़ेदी को जो है मोतियाबिंद कहते हैं। जो लेंस हमारा है वो बेसिकली एक प्रोटीन है। जो प्रोटीन है वो उस पे जब ये एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंसेस के चलते अल्ट्रावायलेट रेज विभिन्न कारणों से, चाहे तो आप उसमें चोट भी हो सकती है, आँखों में संक्रमण होने से, विभिन्न कारणों से या से जो है आँखों का जो लेंस का है न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होता है, जिससे कि वो सफ़ेद होने लगता है। जी तो इसी लेंस की खराबी को जो है वो मोतियाबिंद कहा जाता है। तो जो इसका मुख्य लक्षण जो है, यूजुअली ये प्रेजेंटेशन तो किसी भी एज में हो सकता है, यानी नवजात शिशु से ले करके
अच्छा, बचपने में भी बिल्कुल जी जी जी, नवजात शिशु से लेकर के ये किसी भी एज में हो सकता है मोतियाबिंद जो है। जी। ये आमतौर से धारणा ये होती है कि बूढ़े बुजुर्गों में, मिडिल एज में ये होता है, अदरवाइज जो छोटे बच्चों में नहीं होता, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। कम होता है बट इट कैन प्रेजेंट इन दी अर्ली एज ऑल्सो, और उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसलिए इसका मुख्य लक्षण जो है, बेसिकली जो कॉमन जो मोतियाबिंद होता है वो जी। एडल्ट्स में होता है, और उसका मुख्य लक्षण है कि धुंधला दिखना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, या आँखों से जो है, यदि शाम के समय आप देखें तो कुछ लोग बताते हैं कि सामने से आती हुई लाइट बहुत फैल जाती है, आँखें चौंधिया जाती हैं, वो उनको बिल्कुल एकदम से थोड़ी देर ब्लैकआउट सा फील होता है। तो ये जो मुख्य लक्षण है, और इसके अलावा कभी कभी चीज़ों का दोहरा दिखाई देना या 2-3 दिखाई देना, ये भी एक लक्षण इसका होता है। या एक ये भी सिम्टम देखा गया है कि बार बार चश्मे का नंबर चेंज होना। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जिसके चलते जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो क्या होगा कि एक आपने चश्मा बनवाया आज, तो हो सकता है कि वो 1 महीना ही चले, 1 महीने बाद आपको फिर धुंधला दिखाई देने लगे। या ऐसा देखा गया है कि किसी किसी में एक विचित्र सिम्टम देखने को मिलता है कि जिनकी क्या कुछ लोगों को जो है दूर का तो धुंधला दिखता है, लेकिन नज़दीक का, करीब का बहुत अच्छा दिखने लगता है। जी। यदि किसी बुज़ुर्ग हैं जिनकी दूर की सपोज़ करिए विज़न कम है, और वो ये बताएं कि मैं अचानक से मेरा नज़दीक की निगाह अच्छी हो गई है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि शायद उन्हें मोतियाबिंद है। जी, तो ये मुख्य लक्षण है जिनके द्वारा आप पहचान कर सकते हैं कि जो है मोतियाबिंद हो रखा है। डॉक्टर साहब, आपने नंबर की बात की, जैसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, जी जी अक्सर करके नंबर करने वाले, तो जी। जो ये लोग बाजार में लोग घूमते हैं चश्मे लेके, जी जी। तो क्या इनसे रिफ्रैक्ट करा के चश्मा लगवाया जा सकता है कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर है? ये आप हमारे देखिए, दर्शकों और मैं नाज़रीन तो को बताएं। इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि यदि आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी आँख का पूरा परीक्षण करता है, जी। और आँख की कई सारी बीमारियों को वो आपको डायग्नोस कर सकता है पहले ही। जबकि आप जो सामान्य जो चश्मे वाले विक्रेता लोग हैं उनके मैं विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो शायद आँखों का जो कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप नहीं कर पाते हैं। जी। तो वो इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। कभी आप चेक कराएं तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और अगर हो सके तो उन्हीं की देखरेख में किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट से नंबर लें, क्योंकि यदि किसी नंबर जो है किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट ने दिया है तो यूजुअली करेक्ट होता है, और आँखों की सब जांच करा के ही बेहतर रहता है। क्योंकि अब मैं बताऊँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि आँखों में कोई लक्षण नहीं देती, जैसे कि उसमें एक प्रमुख बीमारी है समलबाई या जी। ग्लौकोमा, जिसमें 2 तरह का होता है, एक जिसमें कि दर्द होता है आँखों में, और एक जिसमें कि दर्द नहीं होता। और ये बीमारी ऐसी है कि मैं आपको बताऊँ कि कई-कई लोग जो हैं बहुत एडवांस ग्लौकोमा की स्टेज में हम लोगों के पास आते हैं, और उस समय उनकी आँखों का जो फ़ील्ड ऑफ विज़न है बहुत कम हो जाता है, और बस सिम्पटम यही होता है कि भाई बार-बार उनका चश्मे का नंबर चेंज हो रहा था। तो ये अक्सर उनसे यही हिस्ट्री मिलती है कि भाई हम तो आए थे, हमारा चश्मा चेंज होता था, हम किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे जाते थे और वो हमें नया दे देते, चश्मा नया चश्मा दे देते हैं, और हम चेंज करा लेते हैं। लेकिन अब जो है हमको थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्वालिटी ऑफ विज़न कंप्रोमाइज़ हो गई है, तो हमने कहा एक बार दिखा लें। तो उस पे जब पेशेंट आता है तो उसमें बहुत एडवांस ग्लौकोमा, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि कुछ बीमारियां आँखों की, जैसे अभी आपने डायबिटीज़ का ज़िक्र किया, तो डायबिटीज़ भी ऐसी बीमारी साइलेंट मतलब किलर है। ये ब्लाइंडनेस को पता भी नहीं लगने देता, और अंदर ही आँख के पर्दों को डैमेज करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट, जो ये ग्लौकोमा के पेशेंट, ये अनडायग्नोज रह जाते हैं। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जो है हमेशा जांच एक अनुभवी डॉक्टर से जांच कराएं, आँखों का नंबर उन्हीं से ही लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपकी आँख की कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करेंगे, और यदि कोई आँख में साइलेंट डिसीज़ है मौजूद, उसको वो आपको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट एवं उससे प्रिवेंशन, ताकि आपकी आगे आँख में नुकसान ना हो, खराबी ना आए, वो भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मोतियाबिंद की। जी। अब इसके अपने पूरे लक्षण बताए कि कैसे डायग्नोस करना है। जी सेकेंडली, अब इसका ऑपरेशन होता है, जी तो अब ये 2 तरह के ऑपरेशन बताए जाते हैं। जी अब आप इसको बताएंगे तफसील से जी कि एक में लेंस पड़ता है या विदाउट लेंस होता है, ये जी कैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेट किया जाता है, जी। और उसके बाद क्या मरीज को सही से दिखने लगता है और कोई दिक्कत तो नहीं आती है?
हाँ जी, देखिए ऐसा है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो आजकल बहुत ही जो है कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है, सर्जरी है। और इसमें जो आजकल हम लोग विधि है वो उसमें बेसिकली आईओएल के साथ यानी लेंस ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन लेंस को हटाते हैं तो एक हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम हम हटा रहे हैं आँख से। जी। तो यदि हम लेंस उसमें रिप्लेस नहीं करेंगे तो मरीज़ को साफ़ नहीं दिखाएगा। ये पुरानी विधि थी जिसमें कि बिना लेंस के किया जाता है, क्योंकि उस समय लेंस इतने अवेलेबल नहीं थे। तो आजकल जो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं वो विद लेंस होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी हम लोग लेंस डालते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो इसकी 2 कॉमन विधियां हैं, जो कि एक स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी जिसे बोलते हैं और दूसरी है फेको एमल्सिफिकेशन विधि। तो स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी जो है ये दोनों ही विधियां जिनमें कि किसी प्रकार का जो है टाँका नहीं लगाया जाता है, यानी जो चीरा लगाया जाता है वो छोटा होता है और सेल्फ सीलिंग होता है, मतलब अपने आप ही वो भर जाता है और क्लोज़ हो जाता है। तो इसके चलते उसमें कोई टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो स्मॉल इंसिजन सर्जरी है उसमें जो चीरा यूजुअली 5-5.5 मिलीमीटर से लेकर 7 मिलीमीटर तक का होता है, जबकि फेको विधि में ये 2 से 3 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है। और इसमें या तो जो है इंजेक्शन लगा के किया जा सकता है ऑपरेशन आँख को सुन्न करके, या आजकल एक नई विधि आई है जिसमें टॉपिकल ड्रॉप्स यानी जो है सुन्न करने की दवा का प्रयोग करके ऑपरेशन किया जाता है और मरीज़ को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है और 20 मिनट से लेकर आधा घंटे में ऑपरेशन हो जाता है और मरीज़ बिना पट्टी के, बिना किसी टाँके के मरीज़ जो है अपने घर जा सकता है और तुरंत से दवाओं का प्रयोग शुरू हो जाता है और मरीज़ को लगभग थोड़ा बहुत अच्छा दिखना भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान सर्जरी है। इसमें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा यदि आप कराएंगे ऑपरेशन तो कोई किसी प्रकार की भय की बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस पूरी गुफ्तगू का एक लबोलुआब एक जो कंक्लूजन है वो एक मैसेज की शक्ल में हमारे नाज़रीन तक पहुँचे कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात करना चाहिए और कैसे अपनी ये तमाम बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। जी, मैं बस ये जो टेक होम मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा कि जो है आँख जो हमारे ईश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है और इसमें जो है आँख केवल एक ही बार मौका देती है। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और वो किसी गंभीर रूप को ले लेती है तो फिर उससे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए मेरा बस एक टेक होम मैसेज ये है कि आँख में कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर से, अनुभवी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें, दिखाएं और उसका समय पर निदान करें, क्योंकि जो है यदि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यदि आपको बीमारी को अर्ली स्टेज में रोक लेंगे या डायग्नोस कर लेंगे, उसका इलाज करेंगे तो आप उस बीमारी से जल्दी निजात पा लेंगे या उसको कंट्रोल कर लेंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ आँख जो है, हमारी जो आँख है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे समाज में स्थान एवं जो हम अपने कार्यों को जो कंप्लीट करते हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए आँख की रक्षा करें और उसको समय से जो है यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। और यही मैं कहूँगा कि जो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स जो मिलती हैं मार्केट में, किसी भी आप फार्मासिस्ट के पास चले जाएं और कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवाओं का ही प्रयोग मैं एडवाइस करूँगा इसमें। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हम गुफ्तगू कर रहे थे दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम चीज़ जो अल्लाह ने हमें बख्शी है, यानी हमारी आँखें। यही वो आँखें हैं जो हमें बसारत भी देती हैं और बसीरत भी देती हैं। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर विशाल जायसवाल जी। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसी दुआ के साथ कि आप इस एपिसोड को देखें और अपनी आँखों की हिफाजत करें और डॉक्टर साहब के बताए हुए तमाम उन चीज़ों पर अमल करें ताकि आपकी निगाह बाकी रहे और आपकी रोशनी बाकी रहे। इसी अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।